बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिबो चैनल सदाए जहानिया के मेज़बान अशरफ अदी मशदी का अस्सलाम कबूल कीजिए। मैं कुछ अर्सा से जहानिया की अहम शख्सियात के इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस ख्याल से कि इस छोटे से जहानिया शहर का नाम फेसबुक पे भी दिखाई दे और यूट्यूब चैनल पर भी दुनिया यहाँ की शख्सियात के ख़यालात और व्यूज़ सुने और मेरे शहर का नाम रोशन हो। ये मेरी पहली और आखिरी ख्वाहिश है। खुदा मेरी इन ख्वाहिशात को कबूलियत बख्शे। तो मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि जब मैं जहानिया बार एसोसिएशन के आज के दिन के मेहमान चौधरी सईद इकबाल गुराया साहब के पास बैठा हुआ हूँ, तो साथ हमारे सीनियर वकील मोहतरम हारून रशीद निज़ामी साहब, जो चौधरी सईद इकबाल गुराया साहब के उस्ताद भी हैं और इंतहाई सीनियर वकील, तकरीबन 49 साल से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी मौजूद हैं। तो इन दोनों हस्तियों की मौजूदगी मेरे लिए हौसले का बायस है और इनकी मौजूदगी में मुझे सवालात करते हुए भी मज़ा आएगा और जवाब सुनते हुए भी मज़ा आएगा। चौधरी सईद इकबाल साहब बुनियादी तौर पे 110 टन जहानिया के रहने वाले हैं। माशाल्लाह मीठी सी तबीयत के मालिक हैं। जब भी फ़ोन करें, जब भी बात करें, तो बड़े अच्छे अंदाज में मुखातिब होते हैं और हर अमीर गरीब को एक नज़र से देखते हैं। दिल में दीनी जज्बा भी है और साथ साथ अपने पेशे से भी ये बड़े मुखलस हैं। मेरा चौधरी साहब से पहला सवाल है कि चौधरी साहब, आप अपनी तारीख़ पैदाइश और अपने मैट्रिक के इम्तिहान के बारे में बताइए कि आपने मैट्रिक का इम्तिहान कहाँ से पास किया। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप तशरीफ़ लाए हमारे दफ्तर में, तो हमें मौका दिया अपने बारे में कुछ बयान करने का। मेरी पैदाइश 110 टन जहानिया की है। तारीख पैदाइश 10/4/1967 है जी। और मैंने प्राइमरी अपने गांव वाले स्कूल से हासिल की। उसके बाद मैट्रिक जो है गवर्नमेंट हाई स्कूल जहानिया से 1982 में पास किया। 1982 में आपने मैट्रिक इम्तहान पास किया। जी। और फिर आपने इसके बाद बीए तक तालीम कहाँ हासिल की? मैंने उसके बाद मुल्तान से गवर्नमेंट कॉलेज बुसर रोड, जो कि आज के वक्त में वो एमरसन यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है जी। वहाँ से मैंने एफए भी किया और बीए भी किया। ठीक। तो इसके बाद फिर आपका क्या शुरू से ख्याल था कि मैंने वकालत की तरफ आना है और ये सोचकर आप एलएलबी की क्लास में जा बैठे? बस शुरू से तो ऐसा ख्याल नहीं था, लेकिन चूंकि दोस्तों सब ने उधर ही रुझान किया कि हमने लॉ करना है, तो हमने भी 89-91 हमारा सेशन था मुल्तान लॉ कॉलेज में जी। उस वक्त वो ईदगाह के पास उसकी बिल्डिंग होती थी, आजकल वो उनकी अपनी बिल्डिंग है गुलगश्त में। अच्छा। तो चौधरी हनीफ साहब उसके प्रिंसिपल होते थे। हाँ जी, माशाल्लाह बड़े लर्नड आदमी थे। उनकी रहनुमाई में हमने लॉ किया। और जब मैं लॉ कर रहे थे तो उस वक्त मेरे जो उस्ताद थे साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट लाहौर मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमीर पट्टी थे, जिन्होंने हाँ जी हमें बड़े शफकत से पढ़ाया। उनके अलावा भी कई उस्ताद थे, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे इस तरफ वो उस वक्त वो नौजवान हुआ करते थे, तो उन्होंने हमारे बहुत प्यार से हमारे वो तालीम देते कॉलेज लॉ कॉलेज में भी, फिर हमारे अपने चैम्बर में भी हमारी रहनुमाई फरमाते, जिससे जब तक हम एलएलबी कर रहे होते थे। अच्छा, जब आपने एलएलबी कर लिया तो जाहिर है वकालत के असरार और रमूज सीखने के लिए किसी सीनियर उस्ताद के पास बैठना पड़ता है। तो आप कौन कौन से सीनियर्स के पास बैठ के वो दाव पेच सीखते रहे?
वो उस वक्त हमारे जानिया में कचहरी नहीं थी जी। हम खानेवाल डिस्ट्रिक्ट में जाते थे, तो उस वक्त मेरे वालिद साहब के क्लास फेलो थे राव अब्दुल हमीद खान साहब। हाँ जी, उन्होंने इकट्ठे में ग्रेजुएशन किया था जी। तो वालिद साहब जब उधर गए तो चौधरी गुलाम शाह साहब एडवोकेट थे, सीनियर एडवोकेट, उनकी वसादत से मैंने उनके पास छोड़ दिया वालिद साहब ने जी। तो राव अब्दुल हमीद साहब भी माशाल्लाह फौजदारी के बड़े टॉप टिप की रहे हैं जी। और उनके पास मैं कोई 1 साल रहा जी। 1 साल। हाँ, तो दूसरे फिर मेरे उस्ताद थे जब सिविल शुरू अपना 93 में जी। फिर हारून रशीद निज़ामी साहब थे, उनके पास फिर मैंने सिविल के साथ प्रैक्टिस शुरू की जी। फिर मैं उनके साथ तो काफ़ी अच्छा रहा ना जी। अच्छा। निज़ामी साहब के पास उधर से मैंने वो सारे ये सीखा, लॉ सीखा। तो आपने जो ये कहा ना जी वो 2 पेज सीखे, ये मेरे दोनों उस्ताद ऐसे थे जिनके पास 2 पेज नहीं थे, सिर्फ कानून था। अच्छा, कानून हाँ जी, था। इसीलिए मैंने वो 2 पेज ना सीखे ना मैं इस पे कोई अमल कर सका। अच्छा, तो नहीं मेरे तो क्या वो दाव पे से मुराद है वो जो बारीकियां, कानूनी बारीकियां होती हैं वो माशाल्लाह दोनों उस्तादों ने बड़ी सिखाई, क्योंकि निज़ामी साहब के साथ तो मेरा करसा रहा ना जी। आज भी मेरा और दफ्तर निज़ामी साहब का दरमियान में दीवार है, तो सुबह या हम निज़ामी साहब के पास बैठे होते हैं, कोई रहनुमाई मिल जाती है या वो हमारे दफ्तर में तशरीफ ले आते हैं जी। तो ऐसी जिंदगी चल रही है जी। अच्छा, आप चौधरी गुलाम शाह साहब का जिक्र कर रहे हैं, गालिबन 105 टन वाले, तो वो अब बदले बदले से दिखाई देते हैं। काफी अर्सा पहले जब 1979 का इलेक्शन था तो वो चौधरी यासिन साहब जो 136 टन के रहने वाले थे, उनके साथ कैंपेन के सिलसिले में हमारे गाँव में सैयद ज़करिया शाह साहब जो मेरे कदर थे उनके पास गए। उस वक्त तो उनकी दाढ़ी भी नहीं थी, यंग थे बिल्कुल। अब कुछ अर्सा पहले मैं उन्हें मिला तो दाढ़ी रखी हुई, तो कहते जी यार अब मैंने कोशिश करनी है कि इस पेशा से ज़रा अलग हो जाऊं। मैंने कहा क्यों? कहते जी झूठ बोलने पड़ते हैं, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। मैंने कहा चौधरी साहब, एक तरफ तो आप ये कहते हैं, दूसरी तरफ आप यहाँ भी बैठे हैं और आपका बेटा अरशद मुल्तान में यही काम कर रहा है, तो फिर क्या? तो हंस के कहने लगे शाह साहब फिर पेट भी लगा हुआ, रोजी भी कमानी है, तो इसलिए कभी छोड़ने को दिल चाहता है और कभी यहाँ बैठने को दिल चाहता है, तो दरमियानी सी राह लेके मैं चल रहा हूँ। तो अल्लाह उनको भी लंबी जिंदगी दे, माशाल्लाह बड़ा अच्छा वक्त गुजारा। और वो गालिबन 2 बार वो भी डिस्ट्रिक्ट बार के सदर रहे खानेवाल के। ये चौधरी साहब के मतलब बता, मैं चौधरी साहब को उस वक्त से जानता हूँ जब से मैं ना 4th-5वीं में पढ़ता था। अच्छा, ये मेरे बड़े चाचा थे चौधरी प्रोफेसर चौधरी मोहम्मद यकूब साहब। अच्छा जी। वो उन्होंने अपने दौर में हाई स्कूल जहानिया से पंजाब बोर्ड टॉप किया था। अच्छा, आज बोर्ड में आज भी उनका नाम लिखा है हाई स्कूल में। अच्छा, तो ये चौधरी गुलाम शाह साहब और मेरे चाचा दोनों क्लास फेलो थे, लेकिन इनकी दोस्ती मेरे वालिद साहब से बहुत ज्यादा थी, चौधरी गुलाम शाह साहब की। तो माशाल्लाह जवान थे, ये वकालत करते रहे, बड़ी अच्छी वकालत इन्होंने की। फिर ये मरकज काउंसिल के चेयरमैन रहे हैं चौधरी साहब अपने दौर में। फिर अपने उस वक्त के सियासी ग्रुप में भी वकला के भी और ये दूसरी सियासत में नुमाया किरदार अदा करते थे। इस वक्त जरा अपनी बीमारी की वजह से वो वकालत भी छोड़ गए और घर में ही होते हैं, तो अल्लाह पाक उनको सेहत दे। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा किया अपना। उनके भाई साहब जो है मेडिकल सेटल है। अच्छा, हाँ जी, मुझे पता। उनके फैमिली के बेशतर लोग जो हैं वो बैरून मुल्क में आबाद हैं, माशाल्लाह मुतमव्वल फैमिली से तल्लुक़ रखते हैं। और 105 टन का जो स्कूल है उसके लिए उन्होंने काफ़ी सारी जगह दी और एक कुर्बानी उन्होंने और भी दी। सैयद ज़करिया शाह साहब मेरे कज़न 102 टन से काउंसलर थे और ये यहाँ गालिबन चेयरमैन थे 106 टन यूनियन काउंसिल के। वहीं साहब के पास इजलास था और वहाँ हस्पताल मिल रहे थे, तो शाह साहब ने मिन्नत समाजत की कि जो साहब अगर मेहरबानी करें तो ये बुनियादी हेल्थ सेंटर आप अगर हमें दे दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो चौधरी गुलाम शाह साहब कहने लगे शाह साहब ये लीजिए, ये कागजात आप लीजिए, और हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उनकी वजह से हमारे गांव में बुनियादी हेल्थ सेंटर कायम है और लोग उससे इस्तेफादा कर रहे हैं। सेंटर जो है वो 24 आवर सर्विस है जी। अच्छा चौधरी साहब, आपने माशाल्लाह
वकला सियासत में भी हिस्सा लिया, तो इसकी ज़रा डिटेल बताएं कि पहली मर्तबा आप कब मैदान में आए और किस हैसियत से आपने इलेक्शन लड़ा, आपके कंपटीटर कौन थे और कितनी लीड से आप कामयाब हुए? वकला सियासत की तरबियत तो हारून रशीद निज़ामी साहब से हुई। मैं उनके चैम्बर में था जी। निज़ामी साहब खानेवाल में अपने ग्रुप के लीडर थे जी। इलेक्शन कोई भी लड़ता था, हम कैंपेन में होते थे जी। पूरे दिन उसकी कैंपेन करनी, अपना ग्रुप जिताना। उसके बाद हम जहानिया जब 99 में, वो भी निज़ामी साहब की मेरी और दोस्तों की कोशिशों से ये सब डिवीजन बना जी। तो उस वक्त के बाद फिर हमने जहानिया आगे उधर, फिर जहानिया जूरिस एसोसिएशन के नाम से हमने अपना ग्रुप बनाया और जिसके चेयरमैन निज़ामी साहब हैं और उस वक्त से लेके आज तक वही हैं जी। तो हम अब इलेक्शन लड़ते रहे। पहले सदर हमारी बार के हारून रशीद निज़ामी साहब थे, उसके बाद दूसरे, फिर मैं 2004 में मैं प्रेसिडेंट बना जी। जानिया बार का मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़ा था सैयद उस्मान शाह साहब ने। उस्मान शाह साहब ने, तो उसके बाद मैं कामयाब हुआ उसमें। अच्छा। उसके बाद फिर मैंने 2017 में दोस्तों ने फिर इसरार किया, फिर मुझे मौका दिया, तो उनका शुक्रिया दोस्तों का कि मैं फिर इलेक्शन लड़ा। चल मेरे मुकाबले में रहो अब्दुल जब्बार बाबर थे जी। जो पिछले 2 साल से मुसलसल सदर आ रहे थे जी। तो मैं उनसे अच्छी लीड से कामयाब हुआ जी। तो मैंने दोस्तों की खिदमत की। 2017 में मैं प्रेसिडेंट रहा जी। अच्छा, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि माशाल्लाह आप वकला बरादरी में मकबूल भी हैं और वैसे भी माशाल्लाह आपका ग्रुप जो है वो काफ़ी ताकतवर है और हर बार उसने अपने होने का सबूत भी दिया है और अनमिट नकूश भी छोड़े हैं। अच्छा तो साहब, आपके यहाँ में कुछ दिन पहले आया तो मुझे पता चला कि यहाँ लाइब्रेरी, इलेक्ट्रिक लाइब्रेरी कायम है, तो उसके बड़े फ़वाइद हैं। वकला बता रहे थे कि हमें जिस रेफरेंस की ज़रूरत हो, अब्दुल रऊफ नामी वहाँ शख्स एक बैठा है जो काफ़ी तजुर्बाकार है, हम जाके कह देते हैं तो वो हमें प्रिंट निकाल के दे देता। तो आपके इसके बारे में क्या ख्यालात हैं कि ये कितनी बड़ी सहूलत है जो आपको मिली? शुरू में ना जी हम वकालत शुरू की तो उस वक्त ये किताबें रसाले आते थे, सारे वकला लेते थे जी, हर माह आते थे। फिर उसकी बाइंडिंग हो जाती थी, जैसे ये पीछे लगी हुई हैं बाइंडिंग होके, तो फिर वो कई साले बाइंडिंग होके तो फिर बन जाते। फिर हम उसको पढ़ते, फिर ना समझ आती, फिर निज़ामी साहब से जाते सर जी इसका तो हमें कोई साइटेशन ही नहीं मिल रही जी। अब ये वो आसानी आई है, वो उधर जाते हैं तो उसको बताते हैं कि ये सेक्शन है, ये स्लैब पॉइंट में हमें दो। वो हमारा जो उधर क्लर्क बैठा है वो उधर से कंप्यूटर में सर्च करके देता है, वो कला उधर देखते हैं 3 4 5 पढ़ी कहते ये फिट है, आराम से निकाली। ये वो काम जो वकला पहले दौर में पूरी रात पढ़ के करते थे ना, वो अभी 15 मिनट उधर लाइब्रेरी में जाके बैठते हैं, अपने मतलब की साइटेशन लेते हैं, सुबह जज साहब के पेश कर देते हैं जी। ये बड़ी सहूलत है हमारे लिए जी, वाकई बड़ी सहूलत है। तो अच्छा, आप अपने पेशे से माशाल्लाह 100% मुखलस होके काम करते हैं, तो कभी कभी हमारे यहाँ कुछ फैसले ऐसे हो जाते हैं जिन पर उंगलियां उठती हैं। इंडिया में कहते हैं कि एक मरतबा एक जूनियर जज को सुपरसीड करके चीफ जस्टिस बना दिया गया, तो उस शख्स ने चार्ज लेने से इनकार कर दिया जी। लेकिन हमारे यहाँ 2007 में जब जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को अलग किया गया तो अब्दुल हमीद डोगर साहब ने बड़ी खुशी के साथ वो ओहदा कबूल कर लिया। तो क्या वहाँ जमहूरियत हमसे बेहतर है या कानून वहाँ हमारी निस्बत बेहतर अंदाज में अमल पजीर है? नहीं, कानून तो सेम ही है जी। हमारे इधर ना सिफारशी काम शुरू हो गए। पहले एक दौर था जब हम पढ़ते थे तो कहते थे जी कि जब किसी को जस्टिस बनाना होता ना, गवर्नमेंट तक कोई अमल दखल नहीं था जी। वो हमारे सीनियर जज चीफ साहब या किसी अदालत में सुन रहे थे, उन्होंने सुना कि ये वकील की रिप्यूट बड़ी अच्छी है, बड़ा कानून समझते थे, तो उससे रिक्वेस्ट करते थे कि सर अगर आप बतौर जस्टिस हमारे साथ खिदमत अंजाम देते। उनमें से 10 बंदे रिफ्यूज करते थे, एक कबूल करता था। वो कहता था जनाब मेरी वकालत बहुत अच्छी, मैं बहुत अच्छा इससे कमाता हूँ, तो मैं जज बन के 20-25 हज़ार में कैसे गुजारा करूंगा जी। तो अब वो वक्त नहीं रहा। अब इनकी मुराद बढ़ गई, इनके पैसे बढ़ गए,
जजेस में वो फिर गवर्नमेंट का अमल दखल आ गया, उससे ये सीनियर जूनियर का भी मामला खत्म हो गया ना जी। वरना हम इंडिया से कम नहीं है, हम इंडिया से अच्छी हमारी अदालतें हैं, हमारे जजेस के फैसले जस्टिस साहब के जी। शुरू में आप देखें बड़े बड़े अच्छे फैसले आए हैं जी। आज भी जो अच्छे जज बैठे हैं वो कतई नजर इसके कौन सा वकील पेश हो रहा है, कौन सी पार्टी है, वो अपना ईमान के साथ फैसला सुना देते हैं। लेकिन अगर एक दो ऐसी किसी को ना हो तो फिर उसको सारी जुडिशरी या कानून को तो कमजोर ही कहना चाहिए ना जी। असल में एक मजमून पढ़ रहा था, जस्टिस कॉर्नेलियस जो हमारे पहले जस्टिस थे, तो वो जब रिटायर हुए तो उनकी औलाद ने कहा कि आप इंग्लैंड हमारे साथ शिफ्ट हो जाइए। तो उन्होंने कहा कि जिस मुल्क ने अकलियत होने के बावजूद, अकलीती रुकन होने के बावजूद मुझे इतनी अहमियत दी, मैं यहीं रहूँगा। और वो 25 साल तक होटल में रहे, और जब वो फौत हुए 25 साल वहाँ रहने के बाद, तो होटल के अमला ने ही उनकी तदफीन का बंदोबस्त किया। मुझे याद आया उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि पाकिस्तानी पुलिस की सूरत हाल के बारे में उनसे सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि एक मरतबा ऐसा हुआ, लतीफ़ा उन्होंने लिखा कि चीन का एक हाथी भागकर पाकिस्तानी सरहद पार करके इधर आ गया, तो हुक्म दिया गया कि आप शाम तक वो हाथी कहीं से ढूंढ के लाएं। तो शाम के वक्त हाथी तो नहीं, एक बकरी को लाया गया, और वो ऊंची ऊंची बोल बोल के कह रही थी कि मैं वो हाथी हूँ जिसने चाइना से फलां जगह से आते हुए पाकिस्तान के सरहद अबूर की, और मैं पाकिस्तान में हूँ, और मैं चाइना का हाथी हूँ। तो ये बहुत बड़ी उन्होंने बात कही हमारी पुलिस के हवाले से। तो वाकई आपका तो रोज वास्ता पड़ता है, तो क्या ख्याल है कि ऐसे आज भी बहुत से वाकयात हो रहे हैं? वाकयात बहुत से हो रहे हैं जी। कुछ ऑफिसर अच्छे भी आ जाते हैं जो मेरिट पे काम करते हैं जी। तो उनको, लेकिन उनको मुदाखलत बड़ी है, सियासतदानों की बड़ी मुदाखलत आ गई है इसमें जी। लेकिन वो ईमान नहीं करते। मैं इसमें अगर कहें तो छोटा सा वाकया बता देता हूँ जी। चौधरी नवाज संघेड़ा साहब हमारे SHO थे जी। ये इधर चादा चीमा था, उसने वो कमरे में बंद करके बंदों को जलाया था जी। उसमें उन्होंने पर्चा करवा दिया एक संधू फैमिली पे जी। उनकी वजीरदारी थी जी। वो बंदे बेगुनाह थे जी। उस वक्त के SP साहब अमीर शेख ने कहा कि संधुओं को पकड़ो और चलान करो जी। उन्होंने कहा मैं नहीं कर सकता, ये बंदे बेगुनाह है, मैं नहीं करूंगा जी। उसने कहा मैं आपको नौकरी डिसमिस कर दूंगा जी। तो वो शायद इस वजह से कि मसले के ना अहले से उन्होंने कहा मेरी रोजी का मालिक मेरा अल्लाह है, डिसमिस करते मैं नहीं करूंगा जी। अमीर शेख ने वो बंदे चलान करवाए लेकिन उसको ट्रांसफर करके नया SHO लगाया जी संघेड़ा साहब को जी। और लेकिन उन्होंने नहीं किए और वो साबित हुआ कि उसको 10 साल वो जेलों में रहे। अच्छा तो साहब, आपके वालिद मोहतरम चौधरी अब्दुल हक साहब बरगुज़ीदा बुजुर्गों में शामिल थे, मजहबी टच भी था और वसे में उनका बड़ा एहतराम था, दीनी कामों में वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। तो उनके बारे में आप ज़रा आगाह कीजिए कि वो किस तरह की ज़िंदगी गुजार के इस जहान से रुखसत हुए। मेरे शुक्रिया जी, आपने वालिद साहब के पूछा। मेरे वालिद साहब का नाम हाजी अब्दुल हक था जी। वो 1933 में पैदा हुए थे जी। तो उन्होंने 56 में ग्रेजुएशन FC कॉलेज लाहौर से की जी। उसके बाद जब वापस आए तो अल्लाह जन्नत दे चौधरी काजी ज़हूरुल्लाह साहब को जी। उन्होंने कहा कि उनके बड़े चहेते शागिर्दों में से थे जी। वो थे हाजी हसन दावा, हमारे MP रहे, वो भी थे साथ। उन्होंने कहा भाई आप ना इधर आओ, स्कूल में फारग फिरते हो तो स्कूल में पढ़ाओ। वो 2 साल हाई स्कूल जहानिया में तालीम के लिए पढ़ाते भी रहे। अच्छा जी। उसके बाद उन्होंने बिजनेस शुरू किया आड़त का जी। तो वो सारी उम्र आड़त का बिजनेस करते रहे गला मंडी जहानिया में जी। तो और जिम्मेदारा भी बहुत अच्छा उन्होंने करवाया अपने दौर में जी। क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली थी
तो वो भी कराया, और हमारी तालीम पे बड़ी तवज्जो दी उन्होंने जी। हम कजन थे जो मेरे चाचा के बेटे थे, जो हम जॉइंट थे, उन पे भी हमारे भी, वो हमारे जो ताया जी अलहदा से, उनको बेटे को पढ़ाने में बड़ी कोशिश की, लेकिन वो ना पढ़ सके जी। तो अपने दौर में उन्होंने बहुत से स्टूडेंट्स को वजीफे दिए। वो कहते थे मैं अपना इनकम टैक्स में शो कर लूंगा, लेकिन बच्चों को, स्टूडेंट को पढ़ाने का बहुत शौक था, वो वजीफे काफी देते थे। तो दीनी मामलात में ये था कि वो मैंने देखा कि हमारे वो दुकान पर पाकिस्तान टाइम, नवाए वक्त और तर्जमानुल कुरान वो कैदगी से आता था। वो इस मसले के थे, लेकिन मदूदी साहब के ना, मौलाना मदूदी साहब के, वो बहुत पढ़ते थे लिटरेचर। तो वो तकरीबन जुमा भी वो हकानी मस्जिद में। फिर उसके बाद जब वो फौत हुए सन 2000 में जी अचानक हार्ट अटैक से, तो उसके बाद फिर अब उनकी ख्वाहिश थी, जिंदगी में भी ख्वाहिश थी कि निजामी साहब ने जगह देने के लिए, हमने इधर ही कहा था रोपड़ी साहब को हाईवे पे मदरसे के लिए, लेकिन वो कहते थे हमारे नाम को उसको नाम हुआ सिलसिला, लेकिन उनकी ख्वाहिश थी। फिर उसके मुताबिक हमने 2006 में मस्जिद के लिए जगह दी जी। तो उन्हीं के नाम पे हमने मस्जिद रखी। अल्लाह करेगा उनको, जो मैंने रकबे का इंतकाल कराया वो मस्जिद वाली मेरे वालिद साहब के नाम थे, और मेरे वालिद भी फौत हो गए, वालदा भी फौत हो गई। तो जो दूसरी कनाल है मदरसे वाली, वो वालदा साहब के नाम से मदरसा बनाना चाहता था जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा जो आज भी चल रहा है। तो वालिद साहब मेरे, दूसरी बात, वो जिम्मेदारों में भी मशहूर थे जी। अपने आड़त में भी वो अपना ओहदेदार रहे, आड़तियों के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी वो रहे। अपनी कारोबारी शख्सियत होने के साथ वो भी वो अपने अंजुमन ताजरा में उनका वो ज़्यादा तल्लक था जी। तो उनके अपनी भरपूर लाइफ गुजारी। शराफत का ये हाल था कि पढ़े लिखे थे, लेकिन जिंदगी में भाई साहब ने किसी के ऊपर कोई FIR नहीं कराई। उसका अंदाजा मुझे भी उस वक्त हुआ जी। जब वो फौत हो गए, तो उनके करीबी दोस्त आए ना अफसोस के लिए, तो उन्होंने जो जुमला बोला, उन्होंने कहा जी पहला अमृतसरी जट वेख्या है जेड़ा रजिया भी होवे ते सारी उम्र किसी नाल जाती ना कीती होवे, वरना अमृतसरी जट ते भुखा ही नहीं मान, रजिए ते किथे मान। ते फिर जेडे साडे बरादरी दे लोग सी ना जी, एक साडे सी बाबा गुलाम हुसैन, तो जिवें बरादरियां च हुंदा है भी उन्हां दा मुकाबला करना, तो ना उत्थे फातिहा ते बैठे हुंदे सी ना जी, क्योंकि महीना कम लोग आंदे रहे। तो वो उन्हां दा कहना सी, उन्हें कहा ना बरादरी वाले ने कहना, उन्हें कहा तुसी इस बंदे नाल जिंदिया मुकाबला करते, मर के नहीं कर सकते। देखो किस लेवल के लोग उन्होंने अफसोस लिए आ रहे हैं, किस लेवल के लोग उन्होंने याद कर रहे हैं। उन्होंने माशाल्लाह बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार के गए। अल्लाह पाक को उन्हें जन्नत देवे जी, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बेगुनाह थे, बरी हो गए थे जी, लेकिन ऐसे पुलिस अफसर हैं इधर अभी भी जो ऐसे बोल्ड स्टेप लेते हैं, वरना तो ये SP वगैरह कहते हैं जी हम आपको डिसमिस कर देंगे, तो वो कहते हैं बच्चों की रोजी जाएगी, चलो जो कहते हैं कर दो, जुल्म नहीं करते थे जी। अच्छा, तो सब बहुत सी बातें हो गई, आप अपनी औलाद के बारे में मुख्तसर सा बयान कीजिए। कितने बेटे हैं, कितनी बेटियां हैं, बेटे क्या कर रहे हैं, और बेटी तालीम हासिल करने के बाद जी। हाँ जी, आपने पहले कहा कि आप इस प्रोफेशन से मुतमिन है, तो मैं पहले तो ये बताता हूँ कि हमने इधर अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की है रिज़्क़ हलाल कमाने की, और इसी से बच्चे पढ़ाए हैं जी, और पाले हैं जी। उसके बाद ये प्रोफेशन बहुत अच्छा है। मैं कहता हूँ अगर प्रैक्टिस चलती है, इसके साथ का प्रोफेशन नहीं है कोई जी। जितना हमारे प्रोफेशन में रिगार्ड रहता है ना, उतना किसी महकमे में नहीं। महकमे में जब बंदा रिटायर होता है, ट्रांसफर होता है, कोई पूछता ही नहीं है जी। हमारे कोई वकुला साहब खुदा न फौत हो जाए, उसकी बेवा चेक लेने के लिए एक दिन लाहौर नहीं जाती, उसके घर पे हमारी पंजाब बार का तरीका कार्यक्रम चेक नहीं जाती। इतना हमारे रिगार्ड है इसमें, बड़ी अच्छी हमारे है। और इतनी जमहूरियत है कि जो मुल्क में कई मार्शल रहे हैं, हमारे इलेक्शन हर साल बाद होते रहे हैं, वकला के कभी नहीं रुके। पंजाब बार 4 साल बाद, लोकल बार 1 साल बाद, ये ऐसी जमहूरियत है इसमें, आज तक चल रही है। ये तो हो गया ना जी, हमें इसके पेशे जो हमारा है इसके तकद्दस का सारा। और आम माशरे में देखते होंगे कि वकला इंशाल्लाह पब्लिक से, उस्तादों से, दूसरे जब तल्लुक़ से किसी से बदतमीजी नहीं करते, बड़े अखलाक से पेश आते हैं। एक आदमी को बंदा नहीं कह सकता माशरे में होता है,
दूसरा बच्चों का आपने पूछा तो मेरा बेटा बड़ा जो है ना मोहम्मद बिलाल सईद है जी, वो एडवोकेट है जी जी, हाई कोर्ट का भी, उसके बाद हाई कोर्ट में भी वकालत करता है। वो ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी से लंदन से वो ना ये LLM किया उसने जी, तो पिछले ही जनवरी में वापस आया था जी, आजकल इधर दफ्तर में होता है। जी, तो ये जो निज़ामी साहब का ग्रुप है जानिया जूरिस्ट उसकी तरफ से इस साल जनरल सेक्रेटरी का भी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है जानिया बार में जो नेक्स्ट जनवरी में होने जा रहा है जी। दूसरा उसके बाद एक बेटी है मेरी वो उसने MPhil साइकोलॉजी में किया है ISP यूनिवर्सिटी से जी, ग्रेजुएशन उसकी वुमेन यूनिवर्सिटी से थी जी, कायनात फातिमा सईद है और वो लॉ का भी 1 साल क्लियर कर लिया है बाकी वो थोड़ा सा यूनिवर्सिटी में प्रॉब्लम आया 2 साल का उसका रहता है वो भी हो जाएगा जी। वो शादीशुदा है बिहाड़ी में जी। अच्छा जी जी तो वो बेटी है वो भी माशाल्लाह अच्छी पढ़ी लिखी है और स्काइटिस्ट है जी, तीसरा बेटा मोहम्मद उस्मान सईद है वो 2019 में ये करके ना जी अपना FSC जी, तो ऑस्ट्रेलिया चला गया था जी, तो उधर जाके उसने वो मैकेनिकल इंजीनियर में उसका दाखिला हुआ था वो 5 साल की थी 4 साल की जगह जी, तो उसमें उसने जाके तो वो किया है उसके बाद अब वो अपना ना वो नेशनैलिटी का उसका प्रोसेस चल रहा है और उधर ही जॉब कर रहा है सही वो उधर ही रहता है जी। अच्छा चौधरी साहब आप माशाल्लाह काफ़ी अरसा पहले यकदम खुदा ताला ने आपका रुख एक तरफ मोड़ा और आपने 10 चक में अपनी ज़मीन ज़ाती ज़मीन से जगह दी और फिर वहाँ आजकल आप मस्जिद दिखाई देती है और उन दिनों मैंने देखा कि आप काफ़ी सा वक्त निकाल के मुनीर भट्टी साहब के साथ या किसी और दोस्त के साथ आप चंदा भी जमा करते थे और खुदा ताला ने वो मस्जिद मुकम्मल कर दी और आजकल वहाँ जुमे का खुतबा भी होता है और बाकी नमाज़ें भी पढ़ी जाती हैं बच्चे भी तालीम हासिल कर रहे हैं तो ये ख्याल कैसे आपको आया? और अल्हम्दुलिल्लाह ये ना मौलाना अब्दुल्ला ईसा साहब हैं अच्छा वो टीचर भी हैं और खतीब है चक नंबर 102 टनार की मस्जिद जी हमारी मस्जिद जी उनके साथ मेरी दोस्ती थी उन्होंने ये किया उनकी जगह आप दें तो हम उस पर ना वो अदारे की तरफ से भी कर देते फिर अदारे ने कहा कि हाफ पेमेंट आपने करनी हाफ हम लगाएंगे जी फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसमें ना मैंने दो कनाल जगह वक्फ की जी अपना मस्जिद के लिए जी जी उसमें मेरे अंकल प्रोफेसर यकूब साहब ने भी दी मैंने भी दी जी तो वो हमने वक्फ की उसके बाद उस पर मस्जिद बनी और अल्हम्दुलिल्लाह वो रिकॉर्ड टाइम में बनी 3.5 महीने में बुनियाद रखने से लेकर जमात शुरू हो गई थी आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कायम है जी वो पैसे हम जमा करते होते थे जब वो खर्चे नहीं पूरे होते थे फिर वो छोटे के बाहर जाने के बाद कुछ हम बोले वसाइल बेहतर हो गए अभी भी उसका 40,000 मस्जिद का बिल आता है जी बिजली का कारी की तनख्वाह ये वो फिर वो खुद ही कर लेते हैं कोई दे दे पैसे तो दे दे हम किसी को कहते नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह 50,000 60,000 महीना हमें उस पर लग रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरा कर रहे हैं। अच्छा हाँ जी जी तो अल्लाह का शुक्र है बड़ा अच्छा चल रहा है एक कनाल में मस्जिद है एक कनाल में हमने मदरसे के लिए छोड़ी थी जी वो तो अभी नहीं बना लेकिन उसमें फिर कारी साहब की रिहाइश बनाई हुई है जी तो अक्सर मैं कारी साहब को कहता होता हूँ कि एक कनाल की रिहाइश सुई गैस और बिजली फ्री ये 18 ग्रेड के अफसर की आपको हमने सहूलत दी हुई है। बड़ी अच्छी अच्छा जी वो ये तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है। अच्छा मुनीर भट्टी साहब के साथ आपका तवील याराना इसका पस मंजर क्या कब से शुरू हुई दोस्ती और वो अवैस मुनीर साहब से भी मेरी गपशप है वकास मुनीर से भी और बाकी सलमान से भी तो वो आप एक दिन में एक खाना या वो आपके साथ खाते हैं या आप खाते हैं जैसे मोहब्बतें या कुर्बतें? मुनीर भट्टी साहब वैसे तो उम्र में तो मेरे से काफी बड़े हैं जी अभी वो पता नहीं चलता जी तो ना इधर हम इलेक्शन में ना जो करमदाद वाला के साथ उधर इकट्ठे हुए थे जी फिर हमारी ऐसी दोस्ती हुई कि हमारा घरों में भी आना जाना जी फिर भट्टी साहब सुबह भी इधर ही बैठ के गए अच्छा जी तो भट्टी साहब के साथ फिर 10 साल तो हमने मकान भी आमने सामने रहा था नहर की इस तरह मेरा था सामने नमाज उसी मस्जिद में पढ़ते थे भट्टी साहब के जी
फिर वो भट्टी साहब के घर ऐसा ही होता था, अगर नहीं है जब खाना उधर पड़ा है तो उधर खा लेना। अच्छा। तो ऐसे अभी मेरे पास टाइम थोड़ा होता है क्योंकि सेकंड टाइम मैं पेट्रोल पंप पे चला जाता हूँ जी। भट्टी साहब का भी मुलाकात ऐसे होती है, कचहरी में होती है या कोई 2-3 दिन बाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके बच्चे उस वक्त पढ़ रहे थे, उनके बच्चे माशाल्लाह वैस मुनीर साहब वो भी सेट हैं, डॉक्टर साहब चूंकि सर्जन हैं, डॉक्टर वकास मुनीर साहब जी, तो छोटा MBA किया हुआ है उसने जी, उस चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लेकिन उनके बच्चे माशाल्लाह बड़े सेट हैं और वो मेरी तो बहुत इज्जत करते हैं ना। डॉक्टर साहब को फोन करूं जी, किसी भी करूं, 1 मिनट में वो उठाते हैं और जो काम कहते हैं करते हैं। वो बच्चे भी उनके बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा, वो माशाल्लाह वैसे ही हर एक के साथ। हाँ जी, अपना वकास मुनीर, मुझे मैं एक दिन गिरा और मेरी ये बाजू फ्रैक्चर हो गई। मैं जब गया तो वहाँ एक और मरीज था, वो दोजी था और वो गिरा, उसका पाँव टेढ़ा हुआ और ये घुटने से लेके टखने तक 5 जगह से उसकी हड्डी टूट गई। वो लेटा हुआ था और सहमा हुआ था। उसके भाई 4-5 खड़े थे और उनके कपड़े वगैरह देख के अंदाजा होता था कि किसी दरमियाने अच्छे दर्जे के घर के लोग हैं। और ये चेक कर रहे थे और उन्हें इन्होंने जो बात कही, मेरी आंखों में नमी आ गई। कहने लगे भाई साहब, आपके ये ज़ाहिरा सूरत हाल देख के मुझे अंदाज़ा होता है कि आपके माली हालात बस सो ही है। मैं अगर यहाँ इसका ऑपरेशन करूँ तो ये तकरीबन वो जो दरमियान में वो कंघी सी डालेंगे वो 5,000 की आएगी और बाकी मैं 30,000 लूँगा। मैं चूँकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल खानेवाल में मुलाजमत करता हूँ, अगर आप मरीज़ को वहाँ ले जाएं तो सिर्फ आपको वो जो कंघी है 5,000 की वो लेनी पड़ेगी, बाकी मैं ही ऑपरेशन करूँगा और फ्री हो जाएगा। यकीन करें उन लोगों के चेहरों पे खुशी सी मैंने देखी और उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप हमें रेफर कर दीजिए। उन्होंने रेफर कर दिया और वो खानेवाल चले गए। और कुछ दिनों के बाद में इलियास मिस्त्री है ये मोटरसाइकिलों का, मैं उनके पास बैठा हुआ था तो वो कहने लगे कि शाह साहब मैं 2-3 दिन मसरूफ रहा। मैंने कहा खैर तो थी। कहने लगे जी मेरा भतीजा दुबई गया हुआ था तो वहाँ उसका पाँव ये अपना पाँव टेढ़ा हुआ और हड्डी टूट गई। वहाँ जो ऑपरेशन हो रहा था वो बहुत महंगा, तो उन्होंने इधर भेज दिया। तो खुदा भला करे, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में डॉक्टर वकास मुनीर, उसने इतनी उल्फत और मोहब्बत से वो ऑपरेशन किया और मामूली सी फीस हमें, वही जो अद्वियात पे खर्चा आया या दरमियान में राड डाला वही काम फ्री हो गया। तो मैंने उससे पूछा कि क्या आपको इल्म है कि वो डॉक्टर कौन है? कहता नहीं जी मुझे नहीं पता। मैंने कहा वो हमारी जहानी के डॉक्टर वकास मुनीर है और वो मुनीर भट्टी के साहिबजादे हैं। तो कहने लगा अच्छा, मुझे तो पता नहीं था। तो जैसा बहुत सी बातें होगी, आप कहते थे कि 15 मिनट में वही बात कि मैं कह रहा था जब बात शुरू होगी तो फिर कुछ आप करते जाएंगे, कोई मैं सवाल करता जाऊंगा, तो माशाल्लाह अच्छी गुफ्तगू होगी। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें हमारे चैनल के लिए आपने टाइम दिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और अपनी पूरी फैमिली को अल्लाह ताला, आपकी पूरी फैमिली को अल्लाह ताला हिफ्ज़ व अमान में रखे। और साथ बैठे हुए हमारे मोहतरम बुजुर्ग मोहतरम हारून रशीद निज़ामी साहब, इनका साया भी हम सब के सरों पे तादेर कायम रहे और हम इनसे रहनुमाई लेते रहें। ऐसी हस्तियाँ रोज़ रोज़ पैदा नहीं होती, सदियों इंतज़ार करना पड़ता है। सदियों का सीना चाक करके ऐसी हस्तियाँ पैदा होती हैं और हम ये खुशकिस्मत हैं कि हम इनके साए में बैठे हुए इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं और अपने आप को खुशकिस्मत तस्वर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जज़ा मेहरबानी। वस्सलाम। शाह साहब आपने अपने कीमती वक्त से टाइम निकाला और हमें इस काबिल समझा कि आप हमारे तशरीफ़ लाए हमारे दफ्तर में और हमारे साथ मौका दिए। बहुत शुक्रिया। नहीं,